नमस्कार दोस्तों। आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सीरीज जो हमने चला रखी है उसमें क्लास 10 लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और बार बार आने की संभावना रहती है। तो लीजिए, आज की क्लास में बिना समय गंवाए हुए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? मतलब इसमें क्या हुआ था कि पहले संभागीय जो आयुक्त है, संभागीय आयुक्त व्यवस्था है, उसको बीच में बंद कर दिया गया था। तो वापस स्टार्ट कब से किया गया? ऑप्शन है 1977, 1985, 1987, 1997। तो इसका आंसर होगा इसका 1987। कब वापिस पुनर्जीवित किया गया? 1987। बात करते हैं व्याख्या की। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, कौन? मोहनलाल सुखाड़िया कब? अप्रैल 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसे 26 जनवरी 1987 को और कौन? हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया तथा जयपुर से अजमेर को अलग कर राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। देखिए, जो संभागीय व्यवस्था है उसको अप्रैल 1962 में किसने बंद कर दिया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। फिर वापस इसको वापस पुनः प्रारंभ किसने किया और कब किया? 26 जनवरी 1987 को इसको प्रारंभ किया। और किन्होंने किया? श्रीमान हरिदेव जोशी ने। और उसी दिन 26 जनवरी 1987 को क्या किया? एक संभाग और बनाया गया। वो कहां से? जयपुर से अलग करके अजमेर को एक नया, जो कौन से नंबर का? छठा संभाग बनाया गया। देखो, जब वापिस संभागीय आयुक्त व्यवस्था है उसको प्रारंभ किया गया 26 जनवरी 1987, तब थे संभाग कितने? 6 संभाग। बात करते हैं वर्तमान संभाग की। तो वर्तमान में है कितने? भी वर्तमान में है 10। कौन कौन से हैं? बात करते हैं। वर्तमान में 10 संभाग हैं। उसमें कौन कौन से संभाग है? अभी 10 कौन कौन से हैं? बीकानेर, जोधपुर, सीकर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, पाली, बांसवाड़ा, कोटा। देखो, पहले 7 संभाग थे, अभी वर्तमान में 10। कौन कौन से हैं नयों की अगर हम बात करें तो एक है बांसवाड़ा और एक है सीकर, संभाग बता रहा हूं भी नया, और एक है पाली। ठीक है, इन तीनों की ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे? वो याद रखेंगे बासीपा। जो 3 नए संभाग बने हैं, कौन कौन से? बांसवाड़ा, सीकर, पाली। ट्रिक्स क्या है? बासीपा। क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, मतलब भारत के मैप में, भारत के मानचित्र में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। और आंसर क्या होगा? आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग। व्याख्या की हम बात करते हैं। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा, जिसको क्या बोलते हैं? वायवीय कोण है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के। और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, पृथ्वी में। और ये जो चित्र स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, ये भारत का मैप है। और ये जो रेड है, ये है राजस्थान का मैप। और ये किस दिशा में है? ये है उत्तर पश्चिमी भाग में। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भाग में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? मतलब पहले तो ये बताओ कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है?
गुरु शिखर। अब ये जो गुरु शिखर है इसकी जो ऊंचाई है वो तो है 1722 या 1727 मीटर। अब ये राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो किस जिले में है? ऑप्शन है जालोर, नागौर, सिरोही, चूरू। और आंसर क्या होगा? सिरोही। क्या होगा आंसर? सिरोही। बात करते हैं व्याख्या की। दक्षिणी अरावली के सिरोही जिले में स्थित गुरु शिखर जो कहाँ है? माउंट आबू राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसे जेम्स टोड ने, किन्होंने? जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। मतलब जो गुरु शिखर है इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर। संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, जो कर्नल जेम्स टोड को जो राजस्थान का इतिहास का जनक मानते हैं और इसे ही घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है। और इन्होंने एक बुक्स भी लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, है ना। ये देखिए स्क्रीन पे जो चित्र नजर आ रहा है यह है गुरु शिखर। और ये जो इसकी ऊंचाई है ये पहाड़ी तक तो है 1722 और ये 5 मीटर की ये मंदिर बना हुआ है वो है 5, तो यहाँ पर इस वजह से क्या हो गई? 1727। ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई है, ये लो अगला क्वेश्चन है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर, 1727 मीटर। और इसका आंसर होगा, अभी जस्ट बताया था मैंने, 1727 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, किंतु चोटी के ऊपर किनका? दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर का ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी आ जाती है? 1727 मीटर हो जाती है। और ये चित्र है, ये देख लिए, ये तो है 1722 मीटर और इसकी ऊंचाई भी प्लस करने के बाद में कितनी हो जाती है? 1727 मीटर। ठीक है। और इसी को क्या कहा था कर्नल जेम्स टोड ने? संतों का शिखर कहा था। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? ऑप्शन है 1, 4, 2, 6। कितने में? 4 में। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 में। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 है पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये किसने बांटा है 4 भागों में? डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने। ठीक है। भूगोल के, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल के आधार पर 4 भागों में बांटा है, धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर। जो कौन कौन से हैं? नंबर 1 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदान प्रदेश और नंबर 4 है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? इनमें से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? ऑप्शन है समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। और इसका आंसर क्या होगा? तापमान। ठीक है। व्याख्या की बात करते हैं। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। देखो एक क्वेश्चन तो यहीं पर तैयार हो गया कि राजस्थान की जलवायु क्या कहलाती है? उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान का 99% 99% भाग उपोष्ण कटिबंध है तथा 1% भाग उष्ण कटिबंध, जो किस वजह से? कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान में अतिशयता जो कितनी है? 49 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस विविधता पाई जाती है। इस वजह से
राजस्थान की जलवायु को क्या प्रभावित करता है? तापमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? सर्दियों के दिनों में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। और इसका आंसर होगा रेतीला धरातल होना, क्योंकि थार का जो मरुस्थल है वो कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। और आपको बता दूं कि जो रेत की जो प्रकृति होती है वो जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि रेत ठंडी हो जाने के कारण और वहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है। और गर्मियों के दिनों में क्या होता है? इसका जस्ट विपरीत होता है। रेत क्या हो जाती है? गर्मियों के दिनों में गर्म हो जाती है, तो वहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है। व्याख्या की हम बात करते हैं। मरुस्थल, राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म व सर्दियों में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इस वजह से शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण है। और ये जो स्क्रीन पे जो चित्र नजर आ रहा है ये है थार का मरुस्थल, जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मतलब ये मृदा के प्रकार हैं वर्टिसोल। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिलों में, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिलों में, सिरोही, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिलों में। और इसका आंसर है झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिलों में। क्योंकि ये जो वर्टिसोल जो मृदा है वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कौन से भाग में पाई जाती है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां। ठीक है, व्याख्या की बात करते हैं। वर्टिसोल्स काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। ठीक है, मिट्टी में अत्यधिक क्ले उपस्थित होती है, आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो, आर्द्र और अति आर्द्र, ये जो झालावाड़, बारां, ये झालावाड़ जो है ना अति आर्द्र क्षेत्र है। मृदाएं राज्य के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती के, इसलिए हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं इसे ना, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी जिलों में या के अधिकतर क्षेत्रों में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस प्रदेश में वृटी मृदा मिलती है? जस्ट इसका क्वेश्चन था अभी पिछला, यहाँ पर भाग बता दिया। हाड़ौती का पठार, घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी। बताइए। और इसका आंसर होगा हाड़ौती का पठार, क्योंकि हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? वो आते हैं झालावाड़। कौन सा वाड़? झालावाड़। एक आता है कोटा, एक आता है बूंदी और एक आता है बारां। ये चारों जो जिले हैं इस प्रदेश को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती क्षेत्र। जहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? वो पाई जाती है वर्टिसोल, जो किस प्रकृति की ये होती है? काली मिट्टी। कौन सी होती रे? काली मिट्टी, जिसमें अधिकतर कौन सी फसल पाई जाती है? मक्का और कपास। जिसको कपास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बढ़िया कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, ये सब भी याद आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। जो नदी प्रवाह है वो कितने रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आंसर है
3। कितना होगा? 3। कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे अभी। राजस्थान की नदियों को प्रकृति, दिशा, प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? प्रकृति, दिशा, प्रवाह प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, अरब सागरीय नदी तंत्र, आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। तो राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है चंबल, बनास, लूनी, गंभीरी। और आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा मेरे दोस्तों लूनी नदी। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? वो गिरती है लूनी नदी। देखते हैं इधर व्याख्या में। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, देखो लूनी तो है ही सही, इसके अलावा माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। बात करते हैं लूनी नदी। ये देखिए, अरे इससे ज्यादा क्या मिलेगा आपको क्लास में? बता, मतलब स्क्रीन पे आपको हर क्वेश्चन में स्क्रीन पे चित्र नजर आ रहा है और बिल्कुल आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, मतलब देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और जहां ये तीनों प्रक्रिया होती है, मैं कह रहा हूं भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बस शर्त है कि आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा और देखना होगा। ठीक है ना? जीवन भर नहीं भूलोगे, गारंटी मेरी। ये लो, लूनी नदी के दर्शन करो आप। नए जिले बनने के बाद अब बहाव 7 जिलों में हो गया। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया, मतलब अभी वर्तमान राजस्थान में 10 तो संभाग और 50 जिले हो गए। तो लूनी नदी नए जिले बनने के बाद में अब बहाव क्षेत्र कितने जिलों में हो गया? वो हो गया 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। कौन कौन से हैं वो भी है अपने पास में। कौन कौन से रहे? अजमेर, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 हुए कि नहीं हुए? और बता देता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं। देखो, इसकी जो टोटल लंबाई है वो तो है 495 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन ये राजस्थान में बहाव जो है इसका वो है 330 किलोमीटर। कहां से निकलती है? उद्गम है ये अजमेर के नाग पहाड़ से। अजमेर के नाग पहाड़ या नाग पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और इसका इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन है? एक इसका जो ये यहां से बहाव जो चलता है अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर ये बालोतरा तक तो क्या रहती है? ये मीठी रहती है। यहां तक तो मीठी रहती है। बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो एक नाम इसका क्या हो गया? खारी व मीठी नदी कौन सी है? लूनी नदी। और इसको अंतःसलीला कहते हैं, मारवाड़ की गंगा कहते हैं, मतलब कई नामों से इसे जाना जाता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, इतनी सारी एक क्वेश्चन से आपको कितनी सारी जानकारी मिल गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 15 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। मतलब मेरी अगर 20 क्वेश्चनों की अगर आप क्लास लेकर अगर क्लास है तो कम से कम भी आपके 50 से 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। 15 क्वेश्चन की क्लास है तो कम से कम भी आप 60-70 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम, मतलब मानव निर्मित, कृत्रिम का मतलब हो गया मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? इनमें से राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मतलब कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद। आंसर क्या होगा रे?
आंसर है जयसमंद झील। व्याख्या की बात करते हैं। जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखो भारत की दृष्टि से तो राजस्थान की तो प्रथम है ही सही, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। और पहली कौन सी रहे? भारत की प्रथम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत की तो प्रथम कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और राजस्थान की कौन सी है? जयसमंद झील। वापिस आते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील तथा राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी इस झील का निर्माण 1685 से 1691 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह। कब करवाया? 1685 से 1691 के मध्य। अब जयसमंद झील भी देखेंगे हम। ये लीजिए, यह है जयसमंद झील जो महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी झील है जो डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन है डीडवाना, पिछोला, जयसमंद, कोलायत। आंसर है जयसमंद। ठीक है, जो मानव निर्मित है ये। सलुम्बर पूर्व में उदयपुर। देखो एक क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया। अभी वर्तमान में कौन से जिले में है? सलुम्बर में। पूर्व में कहाँ थी? उदयपुर में। स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में गोमती, झावरी, रूपारेल, बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता था, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। बताओ कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? देखना, पूर्व में तो उदयपुर, वर्तमान में सलुम्बर। ठीक है। गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में कौन कौन सी नदियां गिरती है? सहायक नदियां हो गई इसकी, गोमती, झावरी, रूपारेल, बागर नदियों का जल डेबर दर्रे से होकर आता था, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। और चित्र ये रहेगा, ये भी जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील। किसने बनवाया? महाराणा जयसिंह ने। कब बनवाया? 1685 से 1691 के मध्य इसका निर्माण संपन्न हुआ था। ठीक है। इस झील को, जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। कारण बता दिया। कारण है नदियों का पानी जो है वो डेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए इसे डेबर झील भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए। चंबल, पश्चिमी बनास, माही, बाणगंगा। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि गांधी सागर बांध की बात है तो कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने? 4 बांध है। गांधी सागर तो है ही सही, उसके अलावा 3 बांध और है। अब वो कौन कौन से हैं? एक है गांधी सागर, एक है कोटा बैराज, नंबर 3 है राणा प्रताप सागर और नंबर 4 है जवाहर सागर बांध। ठीक है, 4 बांध है चंबल नदी पे। और ये जो है, ये कौन सा बांध है? ये है गांधी सागर बांध। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? बताइए। चंबल नदी पर 4 बांध है जो भी बताए हमने। अब उनमें से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। बताइए। और इसका आंसर होगा गांधी सागर बांध। क्या होगा इसका आंसर? गांधी सागर। अब ये गांधी सागर है कहाँ? यह है जिला मंदसौर, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। रामपुरा, भानुपुरा पठारों के बीच है ये। मतलब ये पड़ता है एमपी में, और ये जो तीनों है ये पड़ते हैं राजस्थान में।
और ये जो चित्र नजर आ रहा है ये भी कौन सा बांध है, ये है गांधी सागर बांध। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।